आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम उबर ओला तो बुक कराते ही कराते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत अब तो देखिए, ये बड़ा नॉर्मल हो गया है। उबर और ओला बुक कराना ऐप से आसानी से कर सकते हैं। रेट्स कम रहते हैं। जितने में आप पैसे देके एक नॉर्मल ऑटो वाले को आप जाएंगे, उतने में ही या थोड़े से ज़्यादा पैसे देके आप आराम से कार में जाइए, एसी में। ठीक है। तो उबर ओला जो है वो कैप, मतलब अब इनको रेगुलेट किया जाएगा। देखिए, कई बार क्या होता है, ये रेगुलेटेड नहीं है। ओला उबर को रेगुलेट अभी तक नहीं किया जाता है। अपने हिसाब से ये पैसे बढ़ा दें, या कई कई बार ऐसा होता है ना कि आप देखते होंगे कि पैसे एकदम चेंज हो जाते हैं, पैसे बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने कैंसिल कर दिया, तब पैसे ये लोग चार्ज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी रेगुलेशन नहीं होता है ना, तो मनमानी चलती है। जिसकी कंपनी होती है वो अपने हिसाब से करेगी। तो रेगुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो अब सरकार ने ये कर दिया है। अब सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स जैसे उबर ओला, जो सबसे बड़ी हैं, ओला बेंगलुरु बेस्ड है, उबर अमेरिका की है, तो उबर ओला पे नकेल कस दी है। नकेल मतलब नई गाइडलाइन सब इशू कर दी है। क्या है, इस लेक्चर में हम जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने भारत में न्यू गाइडलाइंस निकाली है कैब एग्रीगेटर्स के लिए। नोटिफिकेशन रिलीज किया है 26 नवंबर को। अब दोस्तों, ये गाइडलाइंस जो है, आपको पता ही है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, ये इसी साल जो पास हुआ है, लॉकडाउन में जुलाई में ही। काफी विवाद भी हुआ था इस पे, क्यों पास कर दिया गया, बहस नहीं हुई, इस दौरान बहुत कुछ हुआ। देखिए, इस जो लॉकडाउन था ना, इसमें बहुत सारे बिल्स जो है वो पास किए, और इसमें एक मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट था। मेरे हिसाब से ये बहुत सही है। ये जो एक्ट आया है, जो अमेंड किया गया 1988 के इस एक्ट को, बहुत अच्छा है। क्योंकि कुछ भी कर दो, हेलमेट नहीं लगाया 100 रुपए में छूट जाओ, लाइसेंस नहीं है 500 रुपए में छूट जाओ। अब जो है ना, पैसे बढ़ा दिए हैं। जब आप ज्यादा फाइन लगाएंगे ना, तब लोगों को एहसास होता है। ऐसे लोग समझते नहीं है। कोई हेलमेट लगा के नहीं चलता, बाल अच्छे तो अरे यार बाल बिगड़ जाएंगे। ये पता तब चलता है ना, जब एक्सीडेंट होता है। भारत में हर साल इतनी मौतें तो बीमारियों से नहीं होती हैं, जितनी मौतें तो एक्सीडेंट से हो जाती हैं। नितिन गडकरी साहब ने ये बोला था। उनकी बायोग्राफी हालांकि मैंने रिव्यू की है। तो खैर, ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट पे सेपरेट लेक्चर है, आप देखिएगा। तो इसी के अंडर गाइडलाइंस जो है वो इशू की है। अब दोस्तों, इसमें आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप इन गाइडलाइंस का पालन करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का, कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। अगर आपने ये किया, तब हम आपको लाइसेंस देंगे। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल तो यही है कि ये जो गाइडलाइंस है, ठीक है, ये इशू क्यों की गई है। सबसे पहले तो ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आती है गाइडलाइंस, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर सरकार जो गाइडलाइन इशू कर रही है, मतलब यहां पे दो हैं, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस इशू की। अब जो एग्रीगेटर्स हैं, उनको लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट से लेना है। स्टेट गवर्नमेंट से वो लाइसेंस लेंगे और ये बताएंगे कि जो सेंटर ने गाइडलाइंस इशू की हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। अब गाइडलाइंस क्या है, ये देखिए। गाइडलाइंस की बात करें, अब जो एग्रीगेटर है, पहला पॉइंट ये है कि जो एग्रीगेटर है वो सबसे पहले ड्राइवर को इंश्योरेंस देगा, और वो कम से कम 5 लाख रुपए तक का होगा। 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा ड्राइवर को। तो ड्राइवर जो है भाई, उनके लिए खतरा है ना। ड्राइवर चलाते हैं और मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करेंगे? इंश्योरेंस तो होता नहीं है। खुदा ना खास्ता ऐसे हादसे हो जाते हैं, कार चला रहे कुछ हो गया, तो कहां जाएंगे, वो क्या करेंगे? एग्रीगेटर को क्या है, उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया, हटाओ ड्राइवर को, हमको क्या लेना देना, वो बेचारा गरीब, वो मारा गया। तो अब एग्रीगेटर सबसे पहले तो इंश्योरेंस देंगे ड्राइवर को, 5 लाख रुपए तक का ये होगा। और ये 5%, हर साल 5% से बढ़ेगा। ऊपर से आपको टर्म इंश्योरेंस भी 10 लाख का देना पड़ेगा हर ड्राइवर को। ये एग्रीगेटर को बोला गया है। पहला पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो एग्रीगेटर है वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम ड्राइवर्स के लिए कंडक्ट करवाएंगे। अब यहां पे ड्राइवर्स की ट्रेनिंग किस लिए होगी? आप तो बोलेंगे ड्राइवर्स तो भैया बहुत बढ़िया गाड़ी चलाना जानते हैं,
तो इनके लिए कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम आ गया? इनको बेसिक चीजें बताई जाएंगी। साल में एक बार ये प्रोग्राम जो है, ये 5 डे ट्रेनिंग होगी ड्राइवर्स की। और इसमें सबसे पहले तो ऐप का कैसे यूज करें, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रोविजंस क्या हैं, केयरफुल ड्राइविंग कैसे करें, मोटर व्हीकल का मेंटेनेंस कैसे हो, रोड सेफ्टी कैसे बनाए रखें, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है एग्रीगेटर की। कई बार ऐसा होता है ना कि आप साइन करते हैं, जब आप किसी भी ओला उबर को चलाते हैं, तो देखिए 90% केसेस में ऐसा होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते नहीं, हम सीधा टिक कर दिया। तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। कुछ हो जाता है तो जब ये ड्राइवर जाते हैं एग्रीगेटर्स के पास, वो बोलते हैं कि भैया देखो तुम ही ने साइन किया था, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। जेंडर सेंसिटाइजेशन, कई बार ओला उबर में बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा है। अब देखिए एग्रीगेटर की इसकी क्या गलती है, लेकिन अब इंसान तो इंसान होते हैं। कई बार क्या हुआ है कि लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया गया है। बहुत कम केसेस में हुआ है, लेकिन हुआ तो है। अब हालांकि इसमें एक पेच और है। इसमें होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ओला उबर बुक कराते हैं, वो कहता है सर आप कैंसिल कर दो, आप कैंसिल कर दो और मैं आपको कम पैसे में ले चलूंगा। हम उसकी बातों में आ जाते हैं। आप ऐसा मत किया करिए, ठीक है। देखिए वो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ड्राइवर्स का उसमें प्रॉफिट होता है, लेकिन इसका पता है रेपरकशन क्या होगा कि कुछ अगर आपके साथ हो गया तो फिर इसमें ओला उबर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपने कैंसिल करा के आप ड्राइवर के साथ गए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपने सर्विस ली है तो प्रॉपरली फॉलो करिए, ठीक है। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में भी बताया जाएगा। ऐप में क्या चेंजेस आए हैं, ये 3 पॉइंट आप समझ गए। ऐप में क्या चेंजेस आए हैं, ऐप की बात करें तो कैंसिलेशन फी जो है, कई बार कैंसिलेशन फी काफी इनमें ज्यादा होती है। एक बार क्या हुआ था, मैंने उबर को कैंसिल कर दिया था, मुझे पता नहीं था। मैं पहली बार जब उबर ऐप यूज कर रहा था, तो उसके बाद मैंने जब दोबारा बुक की, मैंने कहा यार ये क्या मतलब, ऐप में तो 100 रुपए दिखा रहा था और अभी ये 180 190 पहुंच गया है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तब मुझे पता चला कि भैया कैंसिलेशन फी जो आपने कैंसिल करवाया था उसकी फी इन्होंने जोड़ ली है। तो अब उस पर भी यहां पे कैप कर दी गई है। तो कैंसिलेशन फी है जो टोटल फेयर है उसका 10% ही होगा। और 100 रुपए से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम 100 रुपए ड्राइवर्स के लिए भी यूजर्स के लिए भी। जब ड्राइवर्स अपनी तरफ से कैंसिल करता है तो उसको भी देना पड़ता होगा। तो ड्राइवर्स की तरफ से भी यूजर की तरफ से भी नॉट एक्सीडिंग ₹100। और ये मैक्सिमम है। मान लीजिए आपने 500 रुपए की ड्राइव बुक कराई तो इसका 10% ₹50। 100 रुपए तो ये तब 1000 रुपए की बहुत ही अनयूजुअल केसेस में ऐसा होता है। 1000 रुपए की अगर आप ड्राइव बुक कराएंगे तो उसका 10% 100 रुपए हुआ। तो 100 रुपए यानी कि मैक्सिमम लिमिट रखी है। अगर आपने 100 रुपए की राइड बुक कराई तो उसका 10% कितना होगा, 10 रुपए। तो आपको 10 रुपए अगली बार जब आप कैब बुक कराएंगे तो 10 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे अगर आपने कैंसिल की तो। दूसरा मतलब चौथा पॉइंट, अब एग्रीगेटर्स आर अलाउड टू चार्ज फेयर्स दैट आर अप टू 50% लोअर देन दी बेस फेयर। इसका मतलब यह है, बेस फेयर होता है एक बेस फेयर, मतलब कि मान लो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बेस फेयर है, अमूमन 30 रुपए लगते हैं 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ये ऑटो रिक्शा का नहीं और 30 रुपए नहीं, 100 रुपए लगते हैं ऑटो रिक्शा का, ये बेस फेयर है। तो सारे ऑटो रिक्शा इतना ही लेंगे, आपने देखा होगा, वो उससे कम नहीं लेता है, सब इतना ही लेंगे। हो सकता है कोई एक आध मिल जाए, लेकिन वो बेस फेयर होता है, वरना मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मार्केट खराब हो जाएगा। अब एग्रीगेटर्स ओला ऊपर 50% लोअर भी चार्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर 150 रुपए है तो 75 रुपए भी ये चार्ज कर सकते हैं। फेयर्स विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 80% to 20%। 80:20 का रेशियो होगा। 80% एग्रीगेटर्स को जाएगा और 20% जो है वो ड्राइवर को जाएगा, ठीक है। और एक शहर में मान लो जहां पे बेस फेयर डिसाइड नहीं हुए तो 25 से 30 रुपए एज अ बेस फेयर जो है वो लिया जाएगा। मतलब ये मिनिमम बेस फेयर है चार्जेबल टू कस्टमर, मिनिमम 3 किलोमीटर पे। 3 किलोमीटर पे 25 से 30 रुपए, जहां पे बेस फेयर डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है। और अच्छा हाँ, ये तो 50% लोअर, और मैक्सिमम आप कितना, 1.5% ज्यादा, मतलब सॉरी 1.5 गुना ज्यादा। मतलब जैसे मान लो ये देखिए 50 और 50 का वो है, क्या कहते हैं, डिफरेंस है। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लो कि बेस फेयर 100 रुपए है, अब ये मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, अगर ये कम करेंगे ये 50 रुपए तक। ये बेस फेयर से 50% नीचे जा सकते हैं।
और कितना ऊपर कर सकते हैं ये 50% ज्यादा, मतलब 150 रुपए तक, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा। तो ये मैक्सिमम जो है ये इतना जा सकते हैं, 1.5 टाइम्स दी बेस फेयर। मैक्सिमम सर्ज कितना होगा 1.5 टाइम्स, और मिनिमम कितना होगा यही 0.5 टाइम्स, मतलब 50% कम। उसे गलती हो गई, देखिए ये 80:20 जो है, ये 80:20 एक्चुअली ड्राइवर इज टू एग्रीगेटर है, मतलब ड्राइवर को 80% मिलेगा। जैसे 100 रुपए आपने बुक कराया, 80 रुपए ड्राइवर को जाएगा और 20 रुपए जो है वो एग्रीगेटर को जाएगा, यानी कि यहां पे ड्राइवर को ज्यादा पैसे मिलेंगे। अभी कमीशन की बात करें तो ये 25 से 35% तक है, ठीक है। सिटी टू सिटी ये डिपेंड करता है, लेकिन 25 से 35% तक ये रेंज करती है। और ये लीस्ट में है, एटलीस्ट मतलब कम से कम तो इतना देना ही देना है। गाइडलाइन से दैट ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल शैल रिसीव एटलीस्ट 80% ऑफ द फेयर एप्लीकेबल ऑन ईच राइड। तो कमीशन कितना हो गया एग्रीगेटर्स का 20%। ये तो आपके ड्राइवर्स के लिए है। अब कस्टमर्स के लिए क्या फायदा है, ये तो बात हुई एग्रीगेटर्स ड्राइवर्स की। कस्टमर्स के लिए फायदा ये है कि अब एग्रीगेटर जो है वो पूलिंग फैसिलिटीज कस्टमर्स को देंगे, अभी भी देते हैं। मतलब एक से ज्यादा आप प्राइवेट पूरी टैक्सी करके नहीं जा रहे हैं, तो पूलिंग मतलब 2-3 शेयर करके आप चले जाइए, ठीक है। होता है ना शेयरिंग में, तो उसमें पैसा कम पड़ता है। तो इसमें पूलिंग के अगर फैसिलिटीज कस्टमर्स को दे रहे हैं, केवाईसी इंफॉर्मेशन डिटेल्स सब कुछ ऐप पे अवेलेबल होगी। वुमेन पैसेंजर्स के लिए जो पूलिंग राइड को अवेल करना चाह रही है, मतलब अब टू अवेल राइड पूलिंग, तो उन एग्रीगेटर्स को दे नीड टू प्रोवाइड ऑप्शन टू पूल ओनली विद अदर वुमेन पैसेंजर्स। मतलब समझे आप, मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई पूलिंग फैसिलिटी आप समझ गए ना, कि अगर कोई टैक्सी है, आप पूरी टैक्सी बुक करके नहीं जाना चाह रहे हैं, 3-4 लोगों के साथ, जैसे मान लीजिए कि आपने बुक की, उसमें ऑप्शन आता है पूल का, तो पूल में कम पैसा पड़ता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी 2-3 लोगों ने पहले ही बुक कराई है, तो आप शेयर करके टैक्सी जाते हैं। अब अगर मान लो कि कोई औरत ने बुक कराई है, अब उसमें 3 आदमी हैं, 3 आदमियों के साथ एक औरत जा रही है, समझ रहे हैं ना आपकी, मतलब दिक्कत वैसे तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये औरत के लिए काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो अब एग्रीगेटर्स को ये सुनिश्चित करना है कि जो पूलिंग फैसिलिटीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन पैसेंजर्स के साथ ही हो और किसी के साथ नहीं हो। मतलब जब अगर औरतें ट्रैवल कर रही हैं तो वो सिर्फ औरतों के साथ ही पूल करेंगी, ये एग्रीगेटर्स को सुनिश्चित करना है। अब एग्रीगेटर्स अगर ऐप की बात करें, जैसे ओला उबर का ऐप, ये सब ऐप पे ही चलते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है एग्रीगेटर्स के लिए। एग्रीगेटर्स के ऊपर थोड़ा भार जो है ना बढ़ गया है। एग्रीगेटर्स में इसमें ज्यादा कुछ मिला नहीं है इन सबको। तो इसमें जो ऐप है वो इंग्लिश और हिंदी, ये प्राइमरी लैंग्वेज होगी राइडर के लिए, ठीक है। और अगर ड्राइवर्स की बात करें तो ड्राइवर्स जो है वो अपनी लैंग्वेज में भी ऐप को यूज कर सकता है। जो भी भाषा ड्राइवर को समझ में आए उस भाषा में ड्राइवर जो है उस ऐप को यूज कर सकता है। अब ऐप से बहुत ज्यादा डेटा जनरेट होता है, और मैंने आपको बताया था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो जो एग्रीगेटर्स हैं, ये डेटा किनके पास जाएगा, जैसे 50 तरीके की परमिशन मांगते हैं, पहले तो लोकेशन की परमिशन दो, फलाना परमिशन दो, ओटीपी आएगा तो अपने मैसेज की परमिशन दो, बहुत सारी परमिशन होती है, तो पूरा डेटा उनके सर्वर में चला जाता है। अब यहां ये बहुत अच्छी बात की है कि अब जो डेटा है एग्रीगेटर्स के पास, जो भी डेटा आ रहा है वो भारत में ही स्टोर होगा। जैसे उबर अमेरिका की कंपनी है तो डेटा बाहर स्टोर होता है, लेकिन अब आपको भारत में स्टोर करना पड़ेगा मिनिमम 3 महीने के लिए और मैक्सिमम 2 साल के लिए। जिस दिन डेटा जनरेट हुआ उसके बाद वो खत्म, ठीक है। द डेटा विल ऑल्सो हैव टू मेड अवेलेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट। और यही डेटा जो जनरेट हुआ है, ताकि गड़बड़ ना हो, ये गलत कुछ ना हो सके, स्टेट गवर्नमेंट को भी दो आप, वरना आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कोई भी कस्टमर का डेटा आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। डिस्क्लोज कर रहे हैं तो आपको रिटर्न कंसेंट कस्टमर की लेनी पड़ेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से रेगुलेशन आया है यहां पे। अगर आपने डेटा, कई बार डेटा लीक हो जाता है दोस्तों, हर जगह ही, भले ही पर्दे के सामने ना आए, लेकिन पर्दे के पीछे डेटा लीक होता ही होता है। कंसेंट वंसेंट तो छोड़िए, आप कहां से आपको इतनी सारी मेल्स आ रही हैं, कभी आपने सोचा? तो रिटर्न कंसेंट ऑफ द कस्टमर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। ये एग्रीगेटर्स के लिए सारे चेंजेस हुए हैं। ड्राइवर्स के पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया, एग्रीगेटर्स के पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया, और फेयर्स की बात हमने कर ली, सब सारी बात कर ली। अब इसमें कुछ बचा नहीं है,
बस इतना याद रखिएगा कि इसमें 24x7 कंट्रोल रूम होगा। 24 घंटे 7 दिन ये कंट्रोल रूम चलेगा, ताकि व्हीकल्स को मॉनिटर किया जा सके, कहां जा रही है, ठीक है, ये व्हीकल्स इसको मॉनिटर किया जा सके। ये लेक्चर था दोस्तों। अब इससे पहले मैं आपसे विदा लूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी इस चैनल पे 11,900 सब्सक्राइबर हैं, तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो भैया ये बहुत जल्द लागू हो जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।